Hello everyone, welcome to Canals Academy. So today we will be starting with chapter 1, Living World and Classification of Microbes. Before that, a very warm welcome to everyone for 8th standard. So this is the first chapter of science that we will be studying together, and trust me, it's a very interesting chapter. From the very first chapter you will get to know so many new things and learn so many new terms as well. So let's start. Okay, so living world. When we talk about living world, basically it's all about living organisms. बायोलॉजी अपने आप में ना इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली बायोलॉजी का चैप्टर है. इसमें हम बहुत सारे बड़े से छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे इन डिटेल. नाउ इन दिस चैप्टर यू विल ऑल्सो लर्न कि कैसे क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन आई यूज the term classification of living organisms. When I say classification, मतलब I am categorizing organisms. मेरे पास एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं. वो 50 स्टूडेंट्स 4 अलग अलग स्कूल से आते हैं. So now school A, school B, school C and school D are the 4 types of schools for which I have the students in my class. Now if I have to look for a student who belongs to one of the schools, I don't know, but मुझे पूरे क्लासरूम में सिर्फ उसको पॉइंट करके बात करनी है, सिर्फ उसी से बात करनी है. तो उस तक पहुंचने के लिए I would have to use classification. Like how I am not present there. मैंने समझो किसी को फ़ोन लगाया कि वो वाले बच्चे को फ़ोन दो. अब वो वाला बच्चा मतलब कौन वाला बच्चा? तो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. अरे वो बच्चा है ना, दैट इज इन द 9th स्टैंडर्ड, दैट इज इन द 8th स्टैंडर्ड. तो ठीक है, अच्छा 8th स्टैंडर्ड में तो 2 बैच है. कौन सा? बैच 1, बैच 2. अच्छा अरे वो बैच 1 है ना. अच्छा बैच 1 में कौन से? देखा अरे वो बैच 1 का जो अपना बैच 1 का जो स्टूडेंट है, तो बैच 1 में तो 4 स्कूल के बच्चे. कौन सा? 4 स्कूल में से जो स्कूल बी का बच्चा है. स्कूल बी के तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, नहीं लड़कियाँ नहीं, सिर्फ लड़कों में से बहुत सारे लड़के. हाँ देव नाम का लड़का, 4 देव है. अरे देव शाह ऐसा. तो नाउ द फोन इज पास टू देव शाह. समझा? सो मैंने इतना समझाया तब जाके मैं देव शाह तक पहुंच पाई. यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई गेव यू दैट हाउ कैन यू क्लासीफाई. मतलब मुझे मैक्सिमम से शुरू करना पड़ा. बहुत सारे बच्चे 8th स्टैंडर्ड वाले ऐसा, तो वो मैक्सिमम था. उससे करते करते सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को अलग कर करके मैंने नीचे लास्ट में वो कैटेगरी तक अपना आंसर लाया जो कैटेगरी में कोई सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंस किसी और के साथ नहीं बन सकता. अब देव शाह पूरे क्लास में एक ही था. हाँ अगर 2 देव शाह होते तो मैं वापस फादर नेम के हिसाब से कर देती थी. समझा? सो दिस इज वन ऑफ मोर वेज इन विच यू कैन क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स एंड मेक थिंग्स ईजी फॉर योरसेल्फ. आई होप क्यों क्लासिफिकेशन किया गया था तुमको समझ आ गया है. कभी तुम्हारे घर के बाहर कुछ ब्लू कलर का उड़ रहा है एंड यू कॉल इट एंड टेल मिस कुछ ब्लू कलर का उड़ रहा है, तो आई बी लाइक क्या है ब्लू कलर का उड़ रहा है मतलब क्या? इज इट अ बर्ड और अ इंसेक्ट? तो यू डोंट नो अनलेस इट वाज गिवन अ नेम. तुमको कैसे पता वो बटरफ्लाई है या किंगफिशर है? इसलिए क्योंकि अब तुमको उसका नाम पता है दैट दिस इज अ किंगफिशर, दिस इज अ बटरफ्लाई. किसी ने उसका नाम ही नहीं रखा होता तो मेरे को समझाते कैसे? नहीं कुछ तो ब्लू कलर का उड़ रहा है, अभी आप समझ लो. वो किंगफिशर भी हो सकती थी, ब्लू बटरफ्लाई भी हो सकती थी. बट लकीली साइंटिस्ट हैव वर्कड ऑन दिस. बहुत काम करके हर एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया एक कैटेगरी में. सो हमको पता है जो बर्ड है वो इंसेक्ट नहीं हो सकता, जो इंसेक्ट है वो बर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर क्लासिफाइड सेपरेटली. आई होप क्लासिफिकेशन क्यों, कैसे और क्या ज़रूरत से किया जाता है, यू हैव अंडरस्टूड दिस एब्सोल्युटली. चलो लेट्स गो अहेड. बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी इज वेरिएशन. देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन आवर सराउंडिंग, दैट इज नथिंग बट बायोडाइवर्सिटी. Last year we learned that all the living organisms on earth have adapted according to the geographic region, food ingestion and defense. सब ऑर्गेनिज्म ने ना एक एक जगह पकड़ ली है जीने के लिए. वो उस जगह में एडजस्ट अडेप्ट होकर फिक्स सेटल डाउन है. While adapting, many differences are observed. तो जब ये एनिमल्स कहीं पे अडेप्ट करते हैं तो अडेप्टेशन के दौरान
एडेप्टेशन के दौरान इनमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चेंजेस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, around 87 million species of living organisms are found on earth, including land and sea. To study such a vast number, इतने जानवर है 87, like 87 million species, कैसे पढ़ेंगे एक एक को, नहीं पढ़ सकते। बट अगर ग्रुप बना दे तो पढ़ सकते हैं कि 1 मिलियन फिश है, तो फिश जिसको सिर्फ फिश पढ़ना है वो सिर्फ 1 मिलियन पढ़ेगा, उसको पूरा 87 मिलियन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। To study such a vast number, it was essential to divide them in different categories. How? By classifying. So groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organisms. This process of dividing living organisms into groups and subgroups is known as biological classification, where group or subgroup में animals are very well divided. This process of dividing is biological classification. Carl Linnaeus, साइंटिस्ट का नाम है, a very famous person, बहुत होशियार इंसान था ये कार्ल लीनियस। इसने ना in 1753 he divided the living organisms in 2 kingdoms. इसने क्या बोला कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो 2 किंगडम में डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज प्लांट्स and animals. ठीक है, these are the 2 basic kingdoms. Okay, so this was what Carl Linnaeus said. But क्या ऐसा था सिर्फ 2 ही किंगडम थे? नहीं, सिर्फ 2 ही किंगडम नहीं थे। Haeckel in 1866 considered 3 kingdoms: Protista, plants and animals. So ये 2 किंगडम किसने दिए थे? कार्ल लीनियस ने दिए थे। तो ये पहला चीज कार्ल लीनियस ने दिया हुआ। फिर बाद में 3 किंगडम्स का आया। 3 किंगडम्स का किसने दिया था? हैकेल ने। So which were the 3 kingdoms? A kingdom added Protista, फिर plants and then animals. ठीक है, तो ये 3 किंगडम्स में डिवाइड हो चुका था। आगे in 1938 Copland again divided these in 4 kingdoms, that is Monera, Protista, plants and animals. तो प्रोटिस्टा तो बाद में एक्चुअली हाँ ठीक है, प्रोटिस्टा इज वन एंड द सेम थिंग, प्रोकैरियोट्स बोलो या तो एक और किंगडम आ गया। 3 किंगडम पे एक और किंगडम, 4th किंगडम क्या बन गया जो स्टार्टिंग में ऐड हुआ बच्चा लोग, दैट वाज मोनेरा। सो यू कैन सी पहले 2 थे, दैट इज एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। उसके पहले एक किंगडम आ गया प्रोटिस्टा, उसके पहले एक और किंगडम लगा दिया मोनेरा, तो टोटल हो गए 4। अब आएगा मेन हीरो इन द पिक्चर। द मेन हीरो इन द पिक्चर इज रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। रॉबर्ट विटेकर, द वेरी फेमस साइंटिस्ट हु गेव अस द क्लासिकल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो, तो रॉबर्ट विटेकर का क्लासिफिकेशन समझेंगे। ये साइंटिस्ट के नाम लर्न करने, कार्ल लीनियस, हैकेल, 2 ही साइंटिस्ट के करने हैं, और मेन तो रॉबर्ट विटेकर का नाम लर्न करना है। Robert Harding Whittaker in 1920 to 1980 was an American ecologist. In 1969, he divided living organisms into 5 groups. For this classification, Whittaker considered certain categories, certain following criteria. तो Whittaker ने बस नाम के लिए 5 kingdom classification नहीं किया, उसके दिमाग में कुछ criteria चल रहे थे,
जिसकी वजह से उसने क्लासिफिकेशन किया। एक एक करके समझते हैं। सो व्हाट वर द क्राइटेरियाज कंसिडर्ड बाय हिम? So the very first criteria was complexity of the cell structure. So इसने क्या बोला कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अरेंज है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उस पर निर्भर करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी में जाएगा। ओके, सो वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब मुझे तुमको पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब समझाना पड़ेगा। So, what is a prokaryotic organism? A prokaryotic organism is an organism which has, अच्छा पहले तो मतलब समझते हैं वर्ड का। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। सेल के अंदर होता है ना न्यूक्लियस, वो। सो जिस सेल में प्रोकैरियोटिक का मीनिंग होता है सेल having a nucleus without the nuclear membrane। मतलब ये सेल में न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग नहीं है। हमारे जो बॉडी के सेल्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझो, सेल में एक हिस्सा होता है न्यूक्लियस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आजू बाजू कोई कवरिंग नहीं है, तो वो वाले सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और जब सेल में न्यूक्लियस और ऐसा लेयर है उसको, तो ये वाले सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो यू का मतलब होता है ट्रू या न्यू, और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो ट्रू न्यूक्लियस, सेल्स हैविंग न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर membrane is known as eukaryotic cell. I hope this is absolutely understood. ये prokaryotic eukaryotic का meaning लिख दो, it is not there in your textbook. Okay, let's go to the next criteria. पहला क्राइटेरिया हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेशन।
whether the organism is unicellular और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब क्या? वन सेल। मल्टीसेल्यूलर मतलब क्या? मेनी सेल्स। सो वो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा जो एक ही सेल से बना हुआ होता है, या मेनी सेल से बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अस ह्यूमंस। तो ये भी लिख दो, दिस इज ऑल्सो नॉट देयर इन दिस। ये सब क्राइटेरिया के मीनिंग्स नहीं है, मीनिंग लिखो। Okay, so the next criteria is थर्ड क्राइटेरिया पे जाएंगे हम। The very third criteria is mode of nutrition. अब न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लाइक इट कुड बी ऑटोट्रॉफिक इन द प्लांट्स। प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, दैट इज फंगाई में सैप्रोट्रॉफिक एंड एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफिक। तो तीन टाइप है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोस थ्री टाइप्स। ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसेस, प्लांट इसका एग्जाम्पल है क्योंकि प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉफिक, इसका एग्जाम्पल इज फंगाई, डिपेंड्स ऑन सड़ा गला, डेड एंड डीकेइंग, सड़ा गले पे जीते। फंगस पता है ना, सड़े गले पे आती है। डेड एंड डीकेइंग। एंड द लास्ट वन इज हेटेरोट्रॉफिक, that is animals, depends on other organisms, जैसे कि हम। लिखो मीनिंग। Okay, so after mode of nutrition, next is lifestyle. ये सब लिखने हैं मीनिंग्स, क्योंकि है नहीं बुक में, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। So the next one is lifestyle. In lifestyle, there are plants who are as producers
that is they produce food, animals who are consumers who consume plants, and fungi are decomposers जो सड़े गले को और सड़ाकर खत्म करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया है। Lifestyle is which is very easy for you to memorize. And the last complexity was phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship is relationship with respect to evolution. वो विकसित कैसे हुए, वो एडवांस कैसे हुए। For that you have prokaryotic skeleton. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसका मीनिंग लिखो पहले फाइलोजेनेटिक का, विथ रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन। ये WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। तो इसमें दो चीज़ों का एग्जाम्पल दिया है। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स में विकसित हुए, मतलब ये ज़्यादा एडवांस हुए ना, और यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर में विकसित हुए। तो दीज आर द टू कैटेगरीज। समझ में आया ये? फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिर न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल तो इजी है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थोड़ा नया है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। वो लोग प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में विकसित हुए, एंड यूनिसेल्यूलर से एक सेल से बहुत सेल बनाने लगे, मल्टी सेल्यूलर में और इवॉल्व हुए। सो दीज वर द क्राइटेरियाज गिवन बाय विटेकर। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 to 5 मार्क का। यू हैव टू लर्न प्रॉपर्ली। आई मेड यू राइट एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस, खाली ये मीनिंग लिख दो, विथ रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन, सो दैट वी आर डन विद द क्राइटेरियाज ऑफ विटेकर। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू रिमेंबर 5 किंगडम्स। Let's learn how to remember the 5 kingdoms. Okay, so the 5 kingdoms are Monera, Protista, fungi, plantae और plants, plantae नहीं दिया होगा तुम्हारी बुक में, it's just plants, and last is Animalia. ठीक है? So how to remember this? ऐसे याद रखेंगे हम। Most people find plants attractive. Most people find plants attractive. तो ये याद रह जाएगा। M for Monera, P for Protista, F for fungi, P for plantae, A for Animalia. ठीक है? Jot this down.
So these were the 5 kingdoms given by Robert Whittaker. अब ये हर एक किंगडम के खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है which I'll be explaining you in the next session. Till then आज जितने भी हमने वो 5 कॉम्प्लेक्सिटी क्राइटेरियाज किए वो लर्न करने हैं और ये 5 किंगडम्स के नाम इन सीक्वेंस लर्न करने हैं. So see you soon.